नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून के अनुराग रामोला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए चुने गए हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने उनका चयन किया है। उत्तराखंड से वो इकलौते छात्र हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अवार्ड विजेताओं से संवाद भी करेंगे। अनुराग मूल रूप से टिहरी के प्रतापनगर के रहने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय हर साल अलग अलग श्रेणी में विशिष्ट योग्यता रखने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान करता है। पुरस्कार के तहत अनुराग को 1 लाख रुपए, मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दून निवासी अनुराग रामोला के पिता CS रामोला नगर निगम में काम करते हैं। इस अवार्ड के लिए केंद्रीय विद्यालय ONGC में 10वीं के छात्र अनुराग का चयन कला एवं संस्कृति की श्रेणी में किया गया है। 26 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अनुराग रामोला को सम्मानित भी करेंगे। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, उत्तराखंड के बच्चों की जब हम बात करते हैं, हमने कल सृष्टि गोस्वामी को देखा और आज जब हम अनुराग को देख रहे हैं, एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है, फक्र की बात। अनुराग से बात हुई क्या उनका कहना है? जीनत, 12 बजे का एक कार्यक्रम है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में बातचीत करेंगे सभी राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जिन बच्चों को मिला है उनसे, और कल उनका सम्मान देंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पर अभी अनुराग से जो बातचीत है, अनुराग का ये कहना है कि वो काफी खुश हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने इससे पहले उनकी पेंटिंग को भी सराहा था जब वो परीक्षा पे चर्चा के लिए गए थे। और अब अनुराग का कहना है कि आज का दिन भी उनके लिए खास सम्मान का दिन है क्योंकि प्रधानमंत्री बातचीत करने वाले हैं और कल राष्ट्रपति के हाथ से उन्हें जो सम्मान मिलेगा, हालांकि वो सम्मान इस बार वर्चुअली मिलेगा, लेकिन अनुराग का यही कहना है कि एक बड़ा सम्मान है न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए। जीनत, बिल्कुल पूरे राज्य के लिए बड़ा सम्मान है जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं। 12 बजे का वक्त है, एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा होगी। दीपांकर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। 27 फरवरी से हरिद्वार में शुरू होने जा रहे महाकुंभ को लेकर जारी कंफ्यूजन पर ब्रेक लग गया है। महाकुंभ को लेकर केंद्र सरकार ने नियम कायदे जारी कर दिए हैं जिन्हें मानना बेहद जरूरी होगा। राज्य के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा तो कोविड रिपोर्ट के बिना एंट्री भी नहीं होगी। महाकुंभ हरिद्वार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने SOP जारी कर दी है। अनुमान है कि कुंभ में हर रोज 10 लाख यात्री आ सकते हैं और शाही स्नान के मौकों पर ये संख्या 50 लाख तक जा सकती है। अब SOP में साफ किया गया है कि कुंभ में आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले की RT-PCR कोविड टेस्ट रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को सरकारी अस्पताल से हेल्थ सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। यात्रियों को उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य होगा। कुंभ में 10 साल से छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को आने की मनाही होगी। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, फेफड़ों की बीमारी, कैंसर, किडनी की बीमारी से जूझ रहे पेशेंट्स को भी आने की अनुमति नहीं मिलेगी। एक दूसरे से 6 फीट की दूरी और मास्क को अनिवार्य तौर पर पहनने की हिदायत भी SOP में दी गई है। साथ ही साथ हाथ की जगह पर पैर से ऑपरेट होने वाले पानी के नल लगाने का सुझाव भी दिया गया है। कुंभ के दौरान 6 बड़े स्नान पड़ रहे हैं। 27 फरवरी, 11 मार्च, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 21 अप्रैल और 27 अप्रैल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रविवार को हरिद्वार का तूफानी दौरा किया और कामों से काफी संतुष्ट भी नजर आए। मुख्यमंत्री जैसे देहरादून से निकले वो हरिद्वार रोड पर काम से काफी खुश नजर आए। इसके बाद CM ने आगे के काम भी देखे। सड़कों और पुलों के कामों से भी वो संतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि कुंभ के सभी काम 15 फरवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। साथ ही हरिद्वार में NHAI और कुंभ मेला के तहत काम कराए जा रहे हैं। सभी काम जो है वो गुणवत्ता के साथ कराए जा रहे हैं। साधु संतों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखकर कराए जा रहे हैं। पहाड़ में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऊंचाई वाले इलाकों में पहाड़ों ने मानो सफेद चादर ओढ़ ली है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ में सर्दी का सितम, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बद्रीनाथ में जमी झील, केदारपुरी बर्फ की चादर से ढकी।
उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड की वजह से इसका असर निचले इलाकों में शीतलहर के रूप में देखने को मिल रहा है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने से लगातार तापमान गिरने की वजह से यहां न सिर्फ झरने जमने लगे हैं, बल्कि बद्रीनाथ धाम की शेषनेत्र झील भी पूरी तरह से जम चुकी है और जमने के बाद झील कांच की तरह दिखने लगी है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से शेषनेत्र झील जमकर पूरी तरह से कांच की परत बन चुकी है और एक आदमी जमी झील पर आराम से टहल रहा है, मानो वो जमीन पर चहलकदमी कर रहा हो। दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में बर्फबारी की वजह से पूरी केदारपुरी सफेद चादर से ढकी हुई है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इसके साथ ही वहां कई फुट तक बर्फ जमी हुई है, जिसका जायजा लेने के लिए एनडीआरएफ की एक टीम केदार धाम पहुंची और पूरे इलाके का ड्रोन कैमरे की मदद से निरीक्षण किया। केदारपुरी के पैदल रास्तों और केदारनाथ धाम की वीडियोग्राफी भी की गई। फिलहाल केदारनाथ धाम में 1.5 से 2 फीट तक बर्फ जमी हुई है। रास्ते पर 2 जगह ग्लेशियर बने हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तरकाशी में विंटर सीजन के पर्यटन ने रफ्तार पकड़ ली है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक जिले में खींचे चले आ रहे हैं। जिले की गंगा और यमुना वैली में अलग अलग ट्रैक रूटों पर और साथ ही पर्यटक स्थलों पर आने वाले श्रद्धालु जो हैं काफी खुश हैं। जो पर्यटक है बहुत खुश हैं। ऐसा ही एक पर्यटक स्थल चाईसील ट्रैक रूट है, जहां इन दिनों पर्यटक खूब आ रहे हैं और पर्यटक बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। स्थानीय कारोबारी भी पर्यटकों के आने से काफी खुश हैं। क्या हमने यहाँ 2 दिन की ट्रैकिंग की, ठीक है। आज हम दूसरे दिन पे हैं। हम देख रहे हैं कि पूरे में बर्फ है। सामने हमें पूरे हिमालय का लुक दिख रहा है। मतलब ऐसा लुक जैसे लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे, ऐसा यहाँ फील किया हुआ है। आ रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है। आज हम चाईसील ट्रैक के सामटा थाज पे हैं। तीसरा कैंप है यहाँ पे और जो हमारी ट्रैक पूरा ग्रुप आया है। उधर देहरादून में एक गुलदार को रेडियो कॉलर किया गया था, जिसके बाद गुलदार को सफलतापूर्वक जंगल में छोड़ा गया। गुलदार को सहसपुर से ट्रैंकुलाइज करके पकड़ा गया था। सहसपुर में शिकारियों के फंदे में गुलदार फंस गया था। अब रेडियो कॉलर करके गुलदार को छोड़ा गया है। 6 गुलदारों को अभी तक उत्तराखंड में रेडियो कॉलर कर दिया गया है। खबर रुड़की से है। 26 जनवरी को किसान दिल्ली कूच करने जा रहे हैं। उत्तराखंड और यूपी के पुलिस अधिकारियों की भी एक बैठक हुई इसके मद्देनजर, जिसमें दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने रणनीति तैयार कर अलर्ट रहने के दिशा निर्देश पुलिसकर्मियों को दिए हैं। कहा है कि किसान संगठनों से शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत की जाएगी ताकि किसी तरह की कोई समस्या ना हो। फिलहाल दोनों प्रदेशों को पुलिस बॉर्डर पर दोनों प्रदेशों की जो पुलिस है वो बॉर्डर पर अलर्ट है। पहाड़ दूर से जितने सुंदर नजर आते हैं उतनी ही यहाँ की जिंदगी चुनौतियों से भरी होती है। पहाड़ों में बड़ी आबादी खेती पर निर्भर जरूर है, लेकिन जंगली जानवरों और पानी की कमी से खेत बंजर हो रहे हैं। कभी इन खेतों में फसलें लहलहाया करती थी, लेकिन आज ये क्रिकेट के मैदान बन गए हैं। मडुआ, गेहूं समेत गेहत, भट्ट, उड़द जैसी दालें पैदा करने वाले खेतों के लिए पानी की सुविधा नहीं होने की वजह से ये बंजर होने लगे हैं। रही सही कसर बंदर और सूअर पूरा कर दे रहे हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिससे खेती करने वाले किसान काफी परेशान हैं। खेतों से निराश हो गए, उनका करने का प्रयास नहीं हो रहा है, क्योंकि इसी नुकसान के खातिर सभी लोग परेशान हैं। जंगली जानवरों का अलग नुकसान है। दिन में बंदर नहीं छोड़ते हैं, रात को सूअर नहीं छोड़ते हैं। दरअसल कम बारिश ने खेतों से किसानों का मुंह भंग कर दिया। हालांकि कोरोना की वजह से प्रवासियों के लौटने के बाद एक उम्मीद जरूर जगी थी, लेकिन वो भी धूमिल होती नजर आ रही है। प्रशासन का कहना है कि सरकार लगातार लोगों की मदद कर रही है और कई योजनाएं सरकार चला रही है, जिसका फायदा लोगों को जरूर मिलेगा। खेती बाड़ी के सेक्टर में, बागवानी के सेक्टर में या पशुपालन के सेक्टर में काफ़ी फंड फ्लो बढ़ा दिया है और लोगों को चाहे मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम के माध्यम से कहिए, चाहे किसी और माध्यम से जोड़ करके लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है। प्रवासियों को खेती से जोड़ने के लिए सरकार पहाड़ी उत्पादों की ब्रांडिंग जरूर कर रही है, लेकिन सिंचाई के साधन ना होने से खेत लगातार बंजर हो रहे हैं।
ऐसे में जरूरी है, अगर प्रवासियों को पहाड़ में रोकना है और इन खेतों को फिर से लहलाते हुए देखना है, तो सरकार को चाहिए कि सिंचाई के साधन मुहैया कराएं ताकि खेती किसानी बचाई जा सके। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। इन दिनों रामनगर में गदेरे फिल्म की शूटिंग चल रही है। ये फिल्म गढ़वाल के इतिहास की एक कहानी पर आधारित है। फिल्म में कई देशों के एक्टर काम कर रहे हैं। गढ़वाल की ऐतिहासिक कथा पर बन रही फिल्म की शूटिंग इन दिनों रामनगर में चल रही है, जिसमें प्रदेश के साथ ही कई और देशों के कलाकार भी अपनी कला का जलवा बिखेर रहे हैं। फिल्म जो है उत्तराखंड के जो हिस्ट्री है उसके ऊपर कहीं न कहीं बेस्ड है, जिसमें जो ब्रिटिशर्स जो एक्सपीडिशंस के लिए उत्तराखंड में आए थे और किस तरीके से गढ़वाल के लोगों ने साहस और वीरता के साथ उनको यहाँ से खदेड़ने का काम किया था, उसके ऊपर पूरी कहानी जो है वो आधारित है। हम जो बनी है एक सच्ची घटना पर बनी है और इनमें जो कहानी से कुछ गोरखाओं का राज से लेकर अंग्रेजों के अत्याचार के रियख, मतलब जो भी जदी भी घटना घटी उन सबों पे मतलब एक कहानी बनी है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की कई संभावनाएं हैं। यहाँ की लोकेशन फिल्म निर्माण के लिए शानदार है। साथ ही फिल्म बनाने के लिए सरकार की तरफ से भी कई सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे कई फिल्म निर्माता यहाँ का रुख कर रहे हैं। Amazing place, really an amazing state, very amazing people with their tradition. You know, you come here and you see how India used to be. The people all still having the same tradition. You see that, it's amazed you. जो यंग फिल्म मेकर्स हैं वो सब उत्तराखंड की तरफ रुख कर रहे हैं और अभी हाल फिलहाल की सिचुएशन भी देखें तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो परमिशंस के लिए और जो शूटिंग के लिए जितने भी नॉर्म्स थे उनको इतना इजी बना दिया है कि यंग फिल्म मेकर्स के लिए इस स्टेट से बढ़कर कोई ऐसा लोकेशन नहीं नजर आ रहा है। प्रदेश में फिल्म निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में सरकार द्वारा फिल्मों के निर्माण के लिए दी जा रही सुविधाओं का असर भी अब दिखने लगा है, जहां कई फिल्मों के निर्माता और निर्देशक पहुंचने लगे हैं। गोविंद पाटनी, न्यूज़ 18, रामनगर। पिथौरागढ़ प्रशासन ने लोक कला ऐपण को संरक्षित करने का अद्भुत प्रयास किया। प्रशासन के सहयोग से सरकारी दफ्तरों की नेम प्लेट जहां ऐपण के रंगों में रंगी नजर आ रही हैं, तो वहीं इससे जुड़ी युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पहाड़ की ऐतिहासिक ऐपण लोक कला से हर कोई वाकिफ है। हर शुभ कार्य में ऐपण के रंगों से पहाड़ के घर सराबोर नजर आते हैं, लेकिन अब पिथौरागढ़ में सरकारी दफ्तरों की नेम प्लेट भी ऐपण से तैयार की जाएगी। ऐपण से बनी नेम प्लेट लोगों को बेहद पसंद आ रही है। आलम यह है कि सरकारी दफ्तरों में ऐपण ने जान फूंक दी है। प्रशासन ने विकास भवन के साथ ही सभी सरकारी दफ्तरों को ऐपण के रंगों में रंगने का प्लान भी बना लिया। ऐपन कला से आधारित नेम प्लेट्स एवं अन्य जो हमारे दृश्य स्थल हैं उसको हम अलंकृत कर रहे हैं, उसको सजावट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य इतना है कि जनता को जो है सरकारी कार्यालय में ऐपन कला की जानकारी प्राप्त हो, साथ में जो व्यक्ति इससे जुड़े हुए हैं उनको भी इससे आर्थिक लाभ प्राप्त हो। प्रशासन की इस प्लान से जहां ऐपण कला को संरक्षण मिल रहा है, वहीं इससे जुड़ी युवतियों को रोजगार भी मिल रहा है। पहले चरण में प्रशासन ने इससे जुड़ी युवतियों को सरस बाजार में एक शॉप भी दी है, जिसमें 8 लड़कियां एक साथ काम करती हैं। समूह के रूप में काम कर रही इन लड़कियों को सरकारी विभाग काम भी दे रहे हैं, जिससे इन्हें रोजगार मिल रहा है। और इसमें मेरे साथ 8 लड़कियां काम करती हैं, जिसमें हम स्वरोजगार का एक अच्छा मुहिम हम चला रहे हैं इसमें आगे को, और हमें इसमें काफ़ी फ़ायदा होता है। लोग पसंद करते हैं हमारा काम। जैसे मैंने इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बोर्ड बनाए हुए हैं, कलश बनाए हैं, प्लेट्स बनाई हैं, तो हम सब मिलकर इसमें काम करते हैं, जिससे हमें अच्छा स्वरोजगार मिल जाता है। लोक कला के जरिए रोजगार दिलाने की प्रशासन की कोशिशें वाकई काबिले तारीफ हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि इसमें निरंतरता बनी रहे, ताकि नई पीढ़ी भी इस प्रयोग के साथ खुद को जोड़ सके। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। खबर कोटद्वार से है, जहां प्रदेश सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट कण्वाश्रम विकास योजना को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। कण्वाश्रम में झील और जू बनाए जाने की योजना है। इस मामले में मंत्री हरक सिंह रावत ने पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी पर गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि कण्वाश्रम योजना पर रोक लगाने के मकसद से सुरेंद्र सिंह नेगी के कहने पर ही हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिससे योजना का काम लटक गया। मामला हाईकोर्ट में होने की वजह से योजना को लेकर स्वीकृति जो है 22 करोड़ रुपए ये कहा जा रहा है कि लैप्स होने जा रहे हैं।
कर्णाश्रम पे जो अगर स्टे हुआ है तो जो स्टे लेने के लिए मान्य हाईकोर्ट में गया है वो उन्हीं के इशारों पर गया है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि उनको लगा कि 28-40 करोड़ के आसपास का कर्णाश्रम का विकास होगा, वो अपने पूरे जीवन में नहीं कर पाए, पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं कर पाए। इतनी बार लहसुन के विधायक होने के बाद नहीं कर पाए। अब ये कैसे आरक्षण कर रहा है? तो उनको तकलीफ इस बात को लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, कहीं में जाएगा। उत्तराखंड के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक था क्योंकि राज्य को एक दिन की मुख्यमंत्री मिली। बालिका दिवस के मौके पर सृष्टि गोस्वामी को एक दिन का सीएम बनाया गया और 4 घंटे के कार्यकाल में सृष्टि ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए। यहाँ छोटा मोटा टॉय ऑटो में आता है और सीएम ऑटो में लगता है अब इस देश का कुछ होगा। नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाया गया था और अब ठीक उसी तर्ज पर उत्तराखंड में सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनी। और ये दिन राज्य के सुनहरे इतिहास में दर्ज हो गया। दोपहर ठीक 12 बजे बाल आयोग की अध्यक्ष एक दिन की सीएम सृष्टि को लेकर विधानसभा पहुंची और वहां राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने बाल मुख्यमंत्री के साथ नेता विपक्ष और बाल विधायकों का स्वागत किया। इस दौरान पुलिस, महिला कल्याण, लोक निर्माण और शिक्षा समेत 12 विभागीय अधिकारियों ने अपने 4 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा बताया और एक दिन के मुख्यमंत्री के सामने प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद पुलिस और महिला बाल विकास विभाग को सृष्टि ने खास सुझाव भी दिए। मेरे काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव थे, जैसे बालिका सुरक्षा को लेकर कि काफ़ी कॉलेज जाने वाली लड़कियों को वो असुरक्षा का भाव महसूस करती हैं कॉलेज जाने को लेकर। तो मैंने पुलिस महानिदेशक जी से रिक्वेस्ट करी कि वो उसके लिए मतलब वो ये सिक्योर करें कि जो लड़कियां हैं वो इजीली अपना कॉलेज आ जा सकें और जो नशे की बढ़ती हुई लत है जैसे स्कूल के 500 मीटर के दायरे में वो ये सुनिश्चित करें और बिल्कुल स्ट्रिक्ट दिशा निर्देशों के साथ कि वहाँ पर किसी भी मादक पदार्थ की बिक्री ना हो। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की ही पहल पर सृष्टि को एक दिन का सीएम बनाया गया और मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्यमंत्री का आभार जताया, जबकि बाल आयोग का कहना है कि अब सुझाव सरकार को भी भेजे जाएंगे। उसको पूरी अनुभूति वही करवाई। समीक्षा बैठक का उन्होंने अधिकारियों के साथ की, जिसमें मैं आभार भी अपने मुख्य सचिव का करना चाहती हूँ। उन्होंने भी इसमें काफ़ी अच्छा अपना सहयोग हमें दिया। बाल विधानसभा हर साल आयोजित होती है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग था और एक दिन के मुख्यमंत्री के कॉन्सेप्ट ने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। 16 दिसंबर 2020 को नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली से चारों दिशाओं के लिए रवाना हुई मशाल जोशीमठ पहुंची, जहां सेना के जवानों ने मशाल का स्वागत किया। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर शुरू हुई इस मशाल यात्रा के जोशीमठ पहुंचने पर फूलों के साथ स्वागत किया गया। बताया जा रहा है कि देश की रक्षा में अहम योगदान देने वाले वीर सैनिकों के गांव में भी मशाल को लेकर जाया जाएगा और ये मशाल 16 दिसंबर 2021 को वापस दिल्ली पहुंचेगी। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस पर राजधानी देहरादून में होने वाली परेड का रविवार को फुल रिहर्सल किया गया। 26 जनवरी को होने वाली परेड को लेकर देहरादून में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। पुलिस के साथ साथ आर्मी सोल्जर, चीता पुलिस के साथ महिला बैंड ने भी अपना हुनर परेड में दिखाएंगे। वहीं गणतंत्र दिवस के दिन होने वाली परेड में संस्कृति विभाग के भी कार्यक्रम होंगे। कृषि, पर्यटन, उरेडा जैसे विभागों की झांकियां भी देखने को मिलेंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18